शिदा चौधरी साहब, ये हुकूमत जो इंटरप्रिटेशन दे रही है इसकी, क्योंकि ऑब्वियसली लेटर मैंने तो पढ़ा नहीं है और किसी ने भी पूरा तो नहीं पढ़ा, कुछ थोड़ा हिस्सा एक पढ़ाया गया उसका। ऑब्वियसली सिक्योरिटी के मामला है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि क्यों नहीं पूरा पढ़ाया गया। लेकिन बात तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर को ये भी कह दिया है कि हल्फ, प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि आप अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी में कोई भी मालूमात पब्लिक नहीं कर सकते और अदालत उम्मीद रखती है कि प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और ये कहा गया है प्राइम मिनिस्टर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत। और अब मेरा ख्याल है कि इसका इस पर भी लागू होगा, तो शायद प्राइम मिनिस्टर मजीद इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। लेकिन शिदा चौधरी साहब, ये इनका कहना हॉरिबल कॉन्सिक्वेंस, और फिर मिसाल भी डार साहब ने खुद दे दी, क्योंकि एक परसेप्शन ये उभरा था 27 तारीख से कि शायद एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी ऐसी हो रही है जिसके अंदर अपोजिशन को अमेरिका पैसे देकर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ यूज़ कर रहा है। नंबर वन, क्या इससे ये तासुर भी आता है? नंबर वन। नंबर टू, चौधरी साहब ये जो कह रहे हैं कि जी हॉरिबल कॉन्सिक्वेंस से मुराद फेटफ IMF है, तो वो तो उसको इस तरह भी क्या लिया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली डिपेंडेंट है फेटफ पे, इकोनॉमिक एड पे, IMF पे। तो अगर अमेरिका को इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी सूट नहीं कर रही तो वो चाहेंगे कि इमरान खान साहब जो है वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ना रहें। लेकिन उनका ये चाहना क्या एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट पाकिस्तान? हम बहुत सी चीज़ों को चाह सकते हैं कि फलां बंदा, तो हम कहते हैं मोदी इधर ना होता तो मुसलमानों का हाल बड़ा अच्छा होता है इंडिया के अंदर, लेकिन क्या इसको हम मुल्क की सालियत के लिए खतरा भी करार दे सकते हैं? चौधरी साहब, इन तमाम बातों को शहजाद साहब। सियासतदान मुख्तलिफ अंदाज में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। उस्मान डार साहब ने अपनी बात की, तलाल साहब उसका जवाब देंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे अलग है। जी जी हाँ, मैं अपने तौर पर एक, देखिए मैं एम्बेसडर भी रह चुका हूँ, मुझे पता है, मैं इस सारे मामलात को देखता भी रहा हूँ। मुझे मालूम है कि किस तरीके से डिमार्श भेजे जाते हैं, किस तरह डिमार्श बुलाए जाते हैं, किस तरह उनको कन्वे किया जाता है। तो बात सूरत, इसको एक चीज़ को छोड़िए, हम बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। पहला हिस्सा ये है कि अदम एतमाद, ऑपोजिशन बताएगी कब से इन्होंने सोचा इसके बारे में, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हुकूमती हमारे वज़रा का या हुकूमत का बयान था कि कम से कम पिछले 5-6 माह से ये अदम एतमाद की बात 11 फरवरी 2022 को अनाउंस किया था जी अदम एतमाद के बारे में। अच्छा, ओके, सो वो 2022 को कर किया। वज़ीर आज़म साहब गालिबन 24 फरवरी पिछले माह गए रूस, तो वो तो 1 साल पहले अदम एतमाद शुरू हो चुकी। नहीं सर, नहीं, 11 फरवरी इसी महीने की 2022 को अनाउंस किया गया था। 2022। जी जी जी। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अदम एतमाद की जो तहरीक की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इसकी गुफ्तगू, इसके बारे में बातचीत, ठीक है, गुफ्तगू और इसके बारे में बातचीत जो थी वो कम से कम 5-6-8 माह पहले शुरू हो चुकी हुई थी। तो वज़ीर आज़म साहब जो गए, रूस गए, वो तो फरवरी के आखिर में जाके गए। तो जाहिर है कि अदम एतमाद का एज सच उससे, उनके रूस जाने से या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से इस बुनियाद पे कोई सीधा इंटरलिंकेज डायरेक्ट नहीं एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, देखिए मुझे भी कुछ मंदरजात का इल्म है, मैं बहुत मुहतात तरीके से आपसे बयान करूँगा। पहली बात तो ये है कि सफरा को बुलाया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि आपने एक इंटरनेशनल जो एक कंसेंसस है उसके बरअक्स एक पोजीशन ली है। बिल्कुल आपका हक है, आप ले सकते हैं, पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान की हुकूमत का हक है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हक है कि वो पोजीशन ले जो वो लेना चाहता है। लेकिन ये हमें, क्योंकि हमारे साथ उनके पुराने दरीना तल्लुकात हैं, हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह चुके हैं, हमें वो कहते हैं कि आपके हमारे साथ मामलात चल रहे हैं, उसके अंडर ट्रेड भी है वगैरह वगैरह, इसलिए वो समझते हैं कि यार ये आपसे ये तवक्को हम नहीं करते थे कि आप दुनिया का जो ट्रेंड है उसके खिलाफ जाएंगे और एक ऐसे मुल्क की को सपोर्ट करेंगे या वहाँ पे नजर आएंगे, वहाँ पे मौजूद होंगे। ये हमारी बदकिस्मती के वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे थे तो पुतिन ने उनका ख्याल नहीं किया और जंग का ऐलान कर दिया। बहरहाल ये एक सूरत हो गई, तो उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है कि जहाँ पे बात हो रही है कि अच्छा इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हॉरिबल का लफ्ज़ उस्मान डार साहब ने कहा, मेरी नज़र में मैंने ये लफ्ज़ नहीं सुना, लेकिन बासूरत उनको ज़्यादा पता होगा इस चीज़ का। हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो क्या सकते हैं? पैटफ में आप पहले गए हुए हैं, IMF पे आप फंसे हुए हैं। तीसरी बात ये हो सकती है कि सैंक्शनड मुल्क है रूस, अगर हम अपने मामलात ट्रेड करते हैं तो हम भी आ जाएंगे अंडर सैंक्शंस, तो हम सैंक्शंस में आ जाएंगे। अगर तो इंटरनेशनल लॉ है, बिल्कुल ठीक है। आप सैंक्शंस में आ जाएंगे तो आपके ऊपर और मुश्किलात का अंबार लग जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन चौधरी साहब, मेरा आपसे सर सवाल एक ये कि क्या इस, आप कह रहे हैं आपने भी इस बंदरजात को देखा हुआ है, जिस हद तक भी देखा हुआ है, दो सवाल हैं। क्या पहला सवाल ये कि क्या इस बंदरजात में आपके अपने इंटेलेक्चुअल एनालिसिस में, कोई आपको किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, यू आर न्यूट्रल हेयर, इस बंदरजात से ये लगता है कि ये कोई ऐसी बात है कि जिससे पूरे मुल्क की सालमियत को खतरा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम इसके ऊपर इस तरह रिएक्ट कर सकते हैं कि कौन होता है हमें ये बताने वाला कि तुमने रूस जाना है कि नहीं जाना। लेकिन
जब आप वज़ीर आज़म होते हैं या हुकूमत में होते हैं या हुकूमत होते हैं, जी तो आप मर्जी अपनी नहीं करते, आप एक रियासत और मुल्क को लेके चल रहे होते हैं, आप एक कौम को लेके चल रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि मेरे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कहाँ मुझे मेरे लोगों को फ़ायदा कहाँ पहुँचेगा। अगर आपका मुल्क, भले आपकी आइडियलिस्ट आपकी सोच बताती है कि मेरे लिए, हमारे लिए इसको, तो आप कह रहे हैं सर इतना ग्रेव थ्रेट नहीं है, लेकिन ये है कि जी इस हद तक है, ये am I right? नहीं, दूसरी बात ये है, अगर ये थ्रेट है तो ये पाकिस्तान को थ्रेट है, ये इमरान खान साहब को या वज़ीर आज़म साहब को थ्रेट नहीं है। ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क करना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर। ये पाकिस्तान का थ्रेट है, इसको पाकिस्तान ने डील करना है। तो ये जो करंटली मामलात जो हैं, इससे हम ज़रा फारिग हो जाएं, पता लग जाए कौन हुकूमत में है, कौन नहीं है। ये आपने बड़ी गजब की बात की सर। एक बात और बता से पहले फिर तलाश उसके बाद फिर वो जो भी लोग आएंगे, इसके ऊपर मुकम्मल फोरेंसिक इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये आप बड़ी गजब की बात की। एक लफ्ज़, सर एक पॉइंट और लफ्ज़ लेके सामने आए, ताकि उस सफीर को भी बुला लें कि उसके अपना सोच कहाँ से स्टार्ट होती है, असल में लिखा क्या है, उसकी अपनी सोच कहाँ से शुरू होती है, कहा क्या गया था, किस तरीके से कहा गया था, कितना हिस्सा लिखा हुआ था, कितना हिस्सा एम्बेसडर साहब की अपनी इंप्रेशंस के हैं, जो कि चाय के कप के ऊपर आपस में गुफ्तगू हुई, उन्होंने उसको ट्रांसक्राइब किया और अपने सफारतखाने को भेज दिया। बिल्कुल ठीक सर। ज़्यादा मैं बात नहीं करना एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। क्या उस खत के मंदरजात से ये चलता है पता कि क्या अमेरिका ऑपोजिशन को इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, स्ट्रेटेजिकली, लॉजिस्टिकली? मैंने कहा ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो अपोजिशन कब से लेके चली हुई है, उसका कोई ताल्लुक नहीं। रूस तो पिछले माह गए हमारे वज़ीर आज़म, तो इसलिए इसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं बनता फॉरेन पॉलिसी और इस किस्म की सोच का, मेरी नज़र क्या। ठीक, बिल्कुल ठीक सर। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट CIA को अड्डे देने से कब कहा था। ये तो रूस चले अभी गए हैं। मुझे एक चीज की तस्दीक तरदीद करते हैं डॉक्टर साहब एक मिनट, आप एक बात करते हुए दरिया कूजे में बंद कर देते हैं आप। एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर जब सर सुन तो ले, इन कैमरा ब्रीफिंग जो हुई पार्लियामेंट की, उसमें सिक्योरिटी की मीटिंग जिसमें DGISI थे उस जमाने के, आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, शहबाज शरीफ साहब ने पूछा कि एब्सोल्युटली नॉट जो प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा तो क्या अमेरिका हमसे अड्डे मांग रहा था? इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आर्मी DGISI ने कहा कि अमेरिका की ऐसी कोई डिमांड हमसे नहीं थी। इसमें मैं आता हूं सर, ये वाकया हुआ या नहीं? सर मैं ये कह रहा हूं पार्लियामेंट में वाकया बनेंगे। देखिए आप सहूलतकार का क्या सवाल है सर? इधर मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि छोड़े उस जर्नलिस्ट ने क्या सवाल किया जब DGISI ने ये कहा कि अमेरिका ने हमसे अड्डे नहीं मांगे, तो ये तो क्लियर हो गया कि हमने एब्सोल्युटली नॉट तो वैसे ही कह दिया।